नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाए, आप उसका प्रॉपर रिवीजन कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। आइए हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक ये है कि रॉयल्स रॉयस ने हाइड्रोजन पावर्ड जेट इंजन का सक्सेसफुली क्या किया है, टेस्ट किया है। तो हमारी इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं, हाइड्रोजन फ्यूल क्या है और एक कैसे काम करता है। क्योंकि अभी हाइड्रोजन का जो डेवलपमेंट है अर्ली स्टेज पे है और अभी उसमें काफ़ी रिसर्च और डेवलपमेंट की संभावनाएं हैं, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है। ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारे इस एयरक्राफ्ट हैं उनको हम मिड 2030 तक हाइड्रोजन फ्यूल से उनको डिलीवर करें उनकी पावर को, ताकि हमारे जो ग्रीन हाउस इमिशन होता है एविएशन सेक्टर के द्वारा उस पर हम लोग कम कर सकें। हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन जो इंजन होता है वो वर्क करेगा सिमिलर वे में, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस इसमें इतना होगा, जो पेट्रोलियम बेस्ड जो फ्यूल होता है उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करने लगेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल यूज करने लगेंगे। उसके इंटरनल प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं रहेगा, केवल जो पेट्रोलियम बेस्ड जो हमारा फ्यूल रहता है उसकी जगह पे हम केवल यूज करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जो हाइड्रोजन फ्यूल होगा वो एनर्जी ड्राइव करेगा किसको, इंजन के लिए, और ताकि हमारी जो फॉसिल फ्यूल पे जो हमारी निर्भरता है, पेट्रोलियम जो फ्यूल है उस पर हमारी निर्भरता कम हो। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल की तरह काम नहीं करने का, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल अधिकतर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहते हैं उनमें यूज होता है। तो हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी पढ़ेंगे। अभी केवल इतना याद रखिएगा कि इसकी जो प्रोसेस है हाइड्रोजन फ्यूल सेल की तरह नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन, अब इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं जीरो कार्बन इमिशन फ्यूल है, इसमें जो इमिशन रहता है बहुत कम रहता है। तो हमारी जो वर्तमान में समस्या एक है कि हम क्लाइमेट चेंज के प्रति अभी अपनी लड़ाई को और मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि एविएशन सेक्टर के द्वारा जो कार्बन इमिशन होता है उसका भी कहीं ना कहीं परसेंटेज हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सारे अच्छे अच्छे यूजेस होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल है वो कैसे काम करता है। इधर आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन है। अब इधर हाइड्रोजन फ्यूल इधर से इंजेक्ट होगा, इधर से एयर इंजेक्ट होगी और आपस में जो रिएक्शन करके ये गैस को कुछ आउट करेंगे और वाटर को आउट करते हैं। तो इसलिए हम ध्यान देते हैं कि जो हाइड्रोजन जो हमारी फ्यूल सेल रहती है उसमें कार्बन इमिशन बहुत कम लेवल पर रहता है। इस केवल वाटर H2O आउट रहता है, बाय प्रोडक्ट इसका केवल क्या रहता है, H2O रहता है, और इसको दोबारा हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी ना खत्म होने वाला ये ईंधन है, इस फ्यूल है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से प्रश्न आ सकता है, एक बार हाइड्रोजन फ्यूल सेल से प्रश्न आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ब्लू हाइड्रोजन आप देखेंगे तो ब्लू हाइड्रोजन में क्या होगा कि ये बनाएंगे किससे, CH4 से, मतलब मीथेन से बनाएंगे इसको, और इसमें से हम जो CO2 जो निकलेगा उसको हम कैप्चर करेंगे और स्टोर करेंगे, इसलिए इसका नाम कर दिया ब्लू हाइड्रोजन। और इसमें जो कार्बन इमिशन होगा वो कम होगा, बहुत कम स्तर का होगा। एक होता है हमारा ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन में क्या होगा, इसको हम कोल से बनाएंगे और जो CO2 निकलेगा वो हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें रिलीज होगा। तो इससे जो कार्बन इमिशन होगा बहुत अधिक स्तर पे हमको देखने को मिलेगा। एक होता है हमारा ग्रे हाइड्रोजन। तो ग्रे हाइड्रोजन में क्या होता है, इसको हम बनाएंगे मीथेन से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिट होगा उसको एटमॉस्फेयर में इसको रिलीज होगा। तो ये भी है, इसमें हाई कार्बन इमिशन हमको देखने को मिलेगा। लेकिन आप ग्रीन हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसको जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं उससे बनाएंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, बायोमास एनर्जी हो गई। तो इसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका इमिशन हमको जीरो कार्बन देखने को
मिलेगा। तो हमारे पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो सबसे अधिक कौन है, ग्रीन हाइड्रोजन महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इस पे अभी काम चल रहा है। तो आई होप आप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, भारत में भी हाइड्रोजन चर्चा में था, जैसे टोयोटा ने एक कार लॉन्च की थी हाइड्रोजन फ्यूल पे चलती थी, नितिन गडकरी उसमें बैठ के पार्लियामेंट गए थे। तो अभी भारत में अभी ये जो काम है हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो अर्ली स्टेज पे है। इसमें अब रिसर्च अनुसंधान की इसमें बहुत अधिक आवश्यकता है, इसमें भी अभी काम चल रहा है। और जिस दिन हमने इसमें बहुत अधिक तक काम कर लिया तो हमारी जो फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता है वो बहुत अधिक कम हो जाएगी और हम क्लाइमेट चेंज की दिशा में लड़ पाएंगे। लेकिन चैलेंज ये है कि जो हाइड्रोजन है वो काफ़ी अधिक एक्सप्लोजिव है, ठीक है। थोड़ी सी अधिक अगर सावधानी हटती है, थोड़ा सा अगर एक्सीडेंट होता है तो उसका विस्फोट हो सकता है, कई लोगों की जान जा सकती है। तो इसकी बहुत अधिक क्या है, एक निगेटिव हमको देखने को मिलता है, विस्फोटक बहुत अधिक है, एक्सप्लोजिव बहुत अधिक है, तो हमको एक समस्या देखने को मिलती है। तो इसलिए इस पर रिसर्च और इनोवेशन की आवश्यकता है। हम धीरे धीरे क्या करें, इस पर रिसर्च करें और इसे अपने लिए अनुकूल बनाने का प्रयास करें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि चाइना ने एक पेरिनियल राइस वैरायटी को डेवलप किया है जिसका नाम है PR23। इसको एवरी ईयर में प्लांटेड करने की आवश्यकता नहीं है, 8 कंजेक्टिव ईयर, मतलब कि 8 लगातार 8 सालों तक ये हार्वेस्ट क्या कर पाएंगे, आपको फसल देते रहेंगे, आपको प्रोडक्शन देते रहेंगे। हर साल आपको प्लांट करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप 8 साल तक लगातार इससे आप राइस लेंगे और इसको प्लांट नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होंगे। तो आप बेनिफिट की दिशा में देखेंगे तो उसकी जो इनपुट कॉस्ट है वो हमको कम देखने को मिलेगी, लेबर कम लगेगी, सीड्स कम लगेंगे, केमिकल इनपुट कम होंगे। इन्वायरमेंटल बेनिफिट हमको देखने को मिलेंगे, कार्बन मीथेन का मिशन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मिशन कम होगा, और जो रेसिड्यू हमको देखने को मिलता है उससे जो एयर पॉल्यूशन की समस्या देखने को मिलती है वो भी कम होगा। हम क्लाइमेट चेंज को काउंटर कर पाएंगे। राइस कंट्रीब्यूशन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया हम सबसे बड़े कौन हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं आफ्टर चाइना के बाद। लेकिन लार्जेस्ट क्या है, एक्सपोर्टर हैं, पहले नंबर पे आते हैं। ये यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, सबसे बड़ा कौन है एक्सपोर्टर, तो भारत है। क्यों भारत है, कि भारत में स्टार्टिंग में नॉन बासमती राइस को क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था। लेकिन बाद में सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसी आई, उनने बासमती राइस को भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो हम क्या हो गए, सबसे ज़्यादा अधिक एक्सपोर्ट हो गए। और दूसरी बात है कि चाइना में जो राइस का कंजप्शन है वो अधिक होता है, हमारे यहाँ राइस का कंजप्शन कम होता है अपेक्षाकृत चाइना। हमारे यहाँ वीट का भी कंजप्शन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। खरीफ क्रॉप है, हाई टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है, 21 से 37 डिग्री सेल्सियस तक। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, सनशाइन चाहिए होती है, और वाटर सप्लाई को इसको हमको स्पेशली देखने को मिलना चाहिए। रिटेंशन कैपेसिटी अधिक होनी चाहिए सॉलिड की, जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, और जो हाई जो क्ले और ऑर्गेनिक मैटर हमको देखने को मिलना चाहिए सॉइल में, तभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं वो सबसे अधिक राइस का प्रोडक्शन करते हैं। तो पहले नंबर पे आप राइस प्रोडक्शन में देख पाएंगे वेस्ट बंगाल, आपको पहले नंबर पे राइस प्रोडक्शन पे आप देख पाएंगे वेस्ट बंगाल आपको देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, तीसरे नंबर पे आपको पंजाब देखने को मिलेगा, और फोर्थ नंबर पे आपको उड़ीसा, फिर बिहार और फिर छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और 10वें नंबर पे आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। विश्व में आप देखेंगे तो हमने अभी पढ़ा चाइना सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है राइस का, उसके बाद इंडिया हमको देखने को मिलता है। तो दो बातें आप ध्यान रखेंगे राइस के लिए, जैसे हमने आपको पढ़ा कि 20 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और रेनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, और जो क्ले की जो सॉइल की जो क्वालिटी है डीप क्ले होना चाहिए, लॉमी सॉइल होना चाहिए। वेस्ट बंगाल सबसे अधिक, फिर उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको पंजाब देखने को मिलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। राइस की 3 वैरायटी, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। राइस की 3 वैरायटी हमको देखने को मिलेगी, एक ओस, अमन, बोरो देखने को मिलेगी। ओस, अमन, बोरो राइस की 3 वैरायटी हैं, और ये हमें असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में देखने को मिलती हैं। और
इन ए ईयर इनका प्रोडक्शन हमको देखने को मिल सकता है। तो इसको याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। अच्छा, यूपीएससी के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन क्या है। तो इससे बहुत सिंपल ऑप्शन थे, आप जाके देखेंगे इसी साल पूछा गया है। तो इस प्रकार के बहुत सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। इस टेक्निक का जो सबसे पहले डेवलप की गई 1980 में मेडागास्कर में, ठीक है। और इसमें सबसे पहले 1980 में मेडागास्कर में डेवलप की गई। इसमें 15 से 20% जो ग्राउंड वाटर है उसमें हमको सेव कर पाते हैं। इम्प्रूव राइस की प्रोडक्टिविटी है इम्प्रूव रहती है, और हमको जो पॉइंट है वो बहुत हमको अच्छे देखने को मिलते हैं। इसकी जो राइस की जो दाने रहते हैं बहुत अच्छे लेवल पे देखने को मिलते हैं। लेस वाटर, लेस सीड, लेस केमिकल देखने को मिलेगा। तो जो कन्वेंशनल की अपेक्षा इसमें सब कुछ लेस देखने को मिलेगा। तो हमको जो मीथेन गैस का इमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है, वो भी हमको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फील्ड को प्रिपेयर करते हैं, और फील्ड को प्रिपेयर करने के बाद हम 10 से 12 दिन का, 10 से 12 डे का ओल्ड नर्सरी में हम जो यंग पेडी प्लांट होते हैं वहां पे हम इनको दोबारा से प्लांटेशन करते हैं। और प्लांटेशन करने के लिए हमको इनके दोनों के बीच में हमको 10 इंच का गैप होना चाहिए, तभी हमको ये इसकी जो क्वालिटी अच्छे लेवल पर देखने को मिलती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बेनिफिट क्या क्या है, लार्जर ग्रेन हमको देखने को मिलेंगे, हेल्थी और स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम हमको देखने को मिलेंगे, इंक्रीज और बिगर हमको हिल्स देखने को मिलेंगी, मोर टिलर्स पर प्लांट हमको देखने को मिलेगा, ग्रेन पर फर्टिलाइज टिलर हमको देखने को मिलेगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं, जैसा आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, हम सब टॉपिक था हमने इसको पढ़ लिया। अब राइस से कोई भी आपका प्रश्न आएगा तो आई होप आप उसको नहीं छोड़ेंगे। एक टेक्निक और होती है डायरेक्ट प्लांटेशन। तो डायरेक्ट प्लांटेशन में क्या करते हैं, पहले हम उसको तैयार वैयार नहीं करते हैं, राइस का डायरेक्ट प्लांटेशन करते हैं। तो वो भी कन्वेंशनल जो टेक्निक है उसके अपेक्षा थोड़ा सा अच्छा लेवल पे काम करती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दोनों तीनों टेक्निक हमने पढ़ ली, और कुछ सिमिलर इसी टाइप से हमको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी क्या हुआ है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक क्या है, स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक रीहैब प्रोग्राम लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बी। इसका मतलब है कि आप उस एरिया में इस प्रकार के बॉक्स लगाएंगे और इसमें बी की तरह की कुछ आवाज निकलेगी। तो हाथियां क्या होते हैं, जो एलिफेंट रहते हैं वो बी से डरते हैं, तो इस एरिया में इंटर नहीं करेंगे, और जो ह्यूमन और जो एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट होता है हम उसको बहुत स्तर तक कम कर पाएंगे। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट का यही उद्देश्य है। अब आपसे पूछा जाएगा कि खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन क्या है, तो आप बताएंगे कि ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, और लघु कुटीर उद्योग के संदर्भ में बात करता है, उनके विकास के संदर्भ में बात करता है, ताकि महत्वपूर्ण चीजें उनके संदर्भ में देखी जा सके। इस प्रोजेक्ट को आप देख पाएंगे नैनीताल उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसको नेशनल हनी मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। आगे ग्लोबल सिनो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम चर्चा में था, और इसको इंडियन साइंटिस्ट को एक अवार्ड मिला है, किसके बिहाफ पे, सिनो लेपर्ड जो कंजर्वेशन जो अलायंस जो बना है उसके लिए हमने क्या क्या अच्छे अच्छे प्रयास किए हैं, उसके संदर्भ में भारत के साइंटिस्ट को क्या मिला है, अवार्ड मिला है। ठीक है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ लें। ये फर्स्ट ऑफ काइंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सिनो लेपर्ड के प्रोटेक्शन से संबंधित काम करता है, और इसको 2013 में बिश्केक डिक्लेरेशन के तहत इसको बनाया गया। और जो स्पीसीज हैं जितने भी प्रकार की जो सिनो लेपर्ड से संबंधित है उनके संदर्भ में बात करते हैं। 12 कंट्री एशिया से संबंधित हमको देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंट मिनिस्टर इसमें शामिल रहते हैं, जो सिनो लेपर्ड की होम है, होम रेंज है, जिनमें आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान देखने को मिलेगा, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। इसका सेक्रेटरीट हमको बिश्केक में देखने को मिलेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्स इकोलॉजी टेक्निकल सुपरविजन, इसको जो क्रिक रिपब्लिक की जो मिनिस्ट्री है उसके तहत इसको काम किया जाता है। ठीक है, अब और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम देख लेते हैं।
जो स्नो लेपर्ड से संबंधित है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्नो लेपर्ड है, ये माउंटेन रीजन में सेंट्रल और साउथर्न एशिया में पाया जाता है। इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ईस्टर्न हिमालय, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और जम्मू कश्मीर का एक नेशनल पार्क है जिसको हेमिस नेशनल पार्क बोलते हैं, बिगेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में, जो स्नो लेपर्ड से संबंधित यहाँ पे देखने को मिलता है। IUCN का स्टेटस वनरेबल है, साइट में अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में हमको देखने को मिलता है। सरकार ने इसके कुछ कंजर्वेशन एफर्ट भी किए हैं, फ्लैगशिप स्पीसीज में इसको शामिल किया है और GSLEP के तहत तो प्रोग्राम है ही। सरकार ने फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल इसके लिए लॉन्च किया, सरकार ने सिक्योर हिमालय लॉन्च किया और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च किया ताकि हम इसको संरक्षण कर पाएं। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे, इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। दूसरा, स्कत सर्वे बेसल चर्चा में है, इसको अभी लॉन्च किया गया कहाँ पे, कटुपुली चेन्नई में। ये क्या है, एक सर्वे बेसल है और ये कलेक्टिंग करेगा ओशिनोग्राफिक जियो फिजिकल जो डेटा है डिफेंस से संबंधित, उनको सिविल चाहे वो डिफेंस से संबंधित हो चाहे वो सिविल से संबंधित एप्लीकेशन हो, उनके संबंध में डेटा को कलेक्ट करेगा। तो आपसे पूछेगा इसका क्या है, तो आप बताएंगे सर्वे बेसल है, जैसा आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं। दूसरा, शेप्ड एंटीना मेजरमेंट ऑफ बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम सारस 3 टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। जो आपको देखने को मिलेगा, ये जो लेक आपको दिख रही है, ये वाली, ये डेंडी गनाहली लेक है और ये शरावती जो बैक वाटर है उसके संदर्भ में हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहली जो टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप है, जो आपको इस लेक में देखने को मिलेगी, जो कर्नाटक में हमको देखने को मिलती है। इसकी मैप की बात करें तो आपको इधर आपको देखने को मिलेगी। इस टेलीस्कोप का जो सारस 3 है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारी बिग बैंग के बाद जो घटना हुई, उसके बाद आप रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैसे कैप्चर कर पाएं और उसके बारे में कैसे बात कर पाएं। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि सारस 3 क्या है, तो आप बताएंगे टेलीस्कोप है, एक लेक में इसको स्टेब्लिश किया गया है जो कि कर्नाटक में है, जिसको लेक का नाम है डेंडी गनाहली लेक, जो कि शरावती का बैक वाटर इसमें हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको डेवलप किया गया है किसने, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक के तहत क्या करता है, काम करता है। ठीक है, बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, मंकी पॉक्स डिसीज चर्चा में है, क्यों, क्योंकि WHO ने कहा है कि हम मंकी पॉक्स डिसीज का नाम चेंज करने जा रहे हैं और हम इसका नाम करेंगे एम पॉक्स। क्यों, क्योंकि जो करंट इसका नाम है रेसिस्ट है और जो स्टिग्मा के तहत इसका नाम अभी है मंकी पॉक्स, तो इसलिए क्या है, तो मंकी पॉक्स एक एक्चुअली क्या है, वायरल डिसीज है, स्मॉल पॉक्स के समान हमको देखने को मिलती है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसको ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसफर हो सकता है अगर आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं। और बेसिकली ये क्या है, जीनोटिक डिसीज है। जीनोटिक का मतलब है किसी वाइल्ड लाइफ से आपके अंदर आ सकती है। करंटली हमें 92 कंफर्म केसेस हमको देखने को मिलेंगे 12 कंट्री में, अभी इसकी संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। आपको फीवर आएगा, मसल्स पेन होगा, हेडेक होगा, लिम्फ आपके नोड बढ़ जाएंगे और टायर्डनेस आपको होगी। इनिशियल साइन हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप देख सकते हैं। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है ये काम कर सकती है आपको प्रिवेंट करने की दिशा में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, स्पेशली आपको ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलेगी और इसको एक्सपोर्ट करती है कहाँ, अदर रीजन में, यहाँ से एक्सपोर्ट करती है, वायरल मंकी पॉक्स के द्वारा ये फैलती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, कोलकाली चर्चा में है। तो कोलकाली क्या है, फोक आर्ट है जो कि हमको मालाबार रीजन में देखने को मिलेगा, केरला के क्षेत्र में। ओरिजिन इसको कलकाली और थिक्कन और कलाड़ी 2 सब स्टाइल इसको हमको देखने को मिलेंगी। आर्टिस्ट क्या करते हैं, एक सर्कल में रोटेट, जो स्मॉल स्टिक रहती हैं उनके माध्यम से रोटेट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तमिलनाडु में इसको करते हैं कोट्टम बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में इसको कोलामू बोलते हैं और इसका
ये मनाया कब जाता है? पैडी का जब हार्वेस्ट सीजन रहता है उस समय इसको मनाया जाता है। और इसमें कुछ एलिमेंट हमको कलारीपट्टू से देखने को मिलते हैं, जो कि एक मार्शल आर्ट है, कहाँ? केरला और तमिलनाडु के संदर्भ में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीजों को आप याद रखिएगा, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइट टेक्नोलॉजी चर्चा में है। इसमें क्या है, अभी हमारा जो फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है, तो उसमें एक इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व वीडियो असिस्टेंट रेफरेंस के द्वारा ये टेक्नोलॉजी का यूज होगा। मैनुअल जो भी चीजें की जाती थी वो सब खत्म होंगी और एक्यूरेसी स्टेब्लिश होगी, ताकि हम कोई भी डिसीजन कर पाए तो किसी भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर पाए, उसमें कोई मैनुअल हमारा कोई इंटरफेस ना हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइट टेक्नोलॉजी क्या है, तो आप बता देंगे डिसीजन मेकिंग की टेक्नोलॉजी के, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर का यूज करके आप डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। ठीक है, इस बात को, इसमें क्या करेंगे, जो भी आप किक मारेंगे, अगर कोई प्लेयर इस बॉल में अगर किक मारेगा तो उसकी लाइव रिकॉर्डिंग और उसकी सेंसर से संबंधित जानकारी, जो ऑफिस है, जो हमारे कुछ मतलब कि ऑफिसर नियुक्त होंगे जो डिसीजन से संबंधित काम करेंगे, उनके पास तुरंत रियल टाइम में पहुंच जाएगी, तो उस डिसीजन में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये वही है। दूसरा, फुजीवारा इफेक्ट चर्चा में है। क्यों इफेक्ट चर्चा में है? क्योंकि दो हमको साइक्लोन देखने को मिल रहे हैं, हिनामोरस और आपको गार्डो, तो ये आपस में कन्वर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मार्को और लोआरा, ये दो साइक्लोन हैं। ये दो साइक्लोन आपस में जब कन्वर्ज कर जाते हैं तो इसको बोलते हैं फुजीवारा इफेक्ट। मतलब कि दो ट्रॉपिकल स्टॉर्म के मध्य क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। अब ये जो दो आपस में कन्वर्ज करेंगे तो उसके इफेक्ट क्या क्या होंगे, हाई लेवल पे हमको देखने को मिलेगा। तो उसमें कुछ सब हमको चीजें देखने को मिलती है। जब वीक इंटरेक्शन होता है, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, तो ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हमको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इलास्टिक इंटरेक्शन में आप क्या होगा, बहुत वीक इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे बहुत कम चीजें हमको देखने को मिलेंगी, निगेटिव रूप से इंपैक्ट बहुत कम देखने को मिलेंगे। पार्शियल स्ट्रेनिंग आउट हमको देखने को मिलेगा, सेकंड वाला आप देख पा रहे हैं। कंप्लीट स्ट्रेनिंग आउट अब देखने को मिलेगा, ये वाला। और पार्शियल मर्जर आपको ये वाला देखने को मिलेगा। सबसे खतरनाक कौन होता है, कंप्लीट मर्जर। आपको दो साइक्लोन जब आपस में मिलेंगे तो आपको कंप्लीट मर्जर देखने को मिलेगा, और इसके सीरियल क्या होंगे, सीरियस इंपैक्ट हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि फुजीवारा इफेक्ट किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे साइक्लोन से संबंधित है, ट्रॉपिकल साइक्लोन से संबंधित है। दो साइक्लोन का आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, तब ये फुजीवारा इफेक्ट आता है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फुजीवारा इफेक्ट के तहत दोनों साइक्लोन आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके सीरियस इंपैक्ट हो सकते हैं, सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, काफी इंपैक्ट इसको हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मोना लाओ हवाई आइलैंड चर्चा में है, क्योंकि 8 लार्जेस्ट एक्टिव बालकोनों का ये कलेक्शन मतलब कि यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। 8 जो वॉल्केनो हैं उनको मिलाकर हम बोलते हैं मोना लाओस हवाई आइलैंड बोलते हैं। और इसमें 51% के आसपास हमको क्या मिलता है, हवाई आइलैंड लैंडमास देखने को मिलता है, जो कि बालकोनिक से बना हुआ है। ठीक है, इस बात को हमको देखने को मिलेंगे। ये हमको जो मोना लाओस हवाई आइलैंड है आपको इधर देखने को मिलेगा, और ये अमेरिका के हमको इधर वेस्ट में देखने को मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसके कुछ आइलैंड हैं जो मिलकर हवाई बनाते हैं, जैसे आप देखेंगे कवाईकिनी और कमाकाऊ और आपको पुकुकई और आपको मोनाकिया और मोना लाओ। ठीक है, इस बात को देखेंगे तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हवाई आइलैंड आपको बनाते हैं। ठीक है, ये आपको जो रीजन आपको दिख रहा है इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। यहाँ आपको जो ज्वालामुखी से संबंधित जो वॉल्केनो जो इफेक्ट है, हमको सबसे अधिक गतिविधियां यहीं देखने को मिलती हैं। और ये जो रीजन है अर्थक्वेक से संबंधित काफी संवेदनशील रीजन हमको माना जा देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कन्वर्जेंट जो प्लेट का जो मूवमेंट है वो हमको देखने को मिलता है। टेक्टोनिक मूवमेंट क्या है, कन्वर्जेंस की श्रेणी में यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा, केरला का विजिंजम जो पोर्ट है वो चर्चा में है, क्योंकि अडानी जी इसका निर्माण कर रहे हैं, तो केरला के लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे
प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसके संबंध में ये इसलिए चर्चा में आया था। ठीक है, जैसा यहाँ पे ओवरऑल मैप देखेंगे तो इंडिया है, यहाँ पे विजिंजम पोर्ट आपको इधर देखने को मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण रूट से संबंधित पोर्ट है, यहाँ पे श्रीलंका से यहाँ लोग रुकेंगे तो काफी महत्वपूर्ण आर्थिक रूप से इसका महत्व सबसे अधिक हमको देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा इक्वेटोरियल गिनिया चर्चा में है, छोटा सा देश है, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि यहाँ पे सबसे अधिक देर तक, सबसे अधिक लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे किसी ने शासन किया है, तो काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि अफ्रीका के रीजन में हमको इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती रहती है। तो ये हमको इक्वेटोरियल गिनिया देखने को मिलेगा। इधर आपको गैबोन, कैमरून, नाइजीरिया, ये आपको बेनिन, टैगो, आइवरी कोस्ट, और इधर आपको गुनिया बिसाऊ देखने को मिलेगा, और आपको ये सेनेगल देखने को मिलेगा। ये माली, ये नाइजर, ये आपको बुर्किना फासो, चड, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये गल्फ ऑफ गुनिया बोलते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इससे संबंधित हमारा ये हमारा मैप था, तो आप इसको मैप को स्पेशली ध्यान रखेंगे, स्पेशली। ठीक है, दूसरा एक्साइज हरिमाऊ शक्ति चर्चा में है, इंडिया और मलेशिया के मध्य एक्साइज है। एक्साइज हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के मध्य हमको देखने को मिलती है। मलेशिया का रीजन आप देखेंगे तो ये आपको ये देखने को मिलेगा, ब्रुनई। ठीक है, ये वाला रीजन देखने को मिलेगा, कुआलालंपुर आपको इधर देखने को मिलेगा, इधर आपको सिंगापुर देखने को मिलेगा। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइए कौन सा स्टेट है। ठीक है, और ये कौन सा, ये आपको आइलैंड है, कौन सा आइलैंड है, अभी हाल ही में चर्चा में था, तो इस आइलैंड का नाम क्या है। ठीक है, और एक कमेंट करके और बताइए कि यहाँ से जो इसको सुमात्रा आइलैंड बोलते हैं, इसके संबंध में एक लाइन होकर गुजरती है, हमने इसको कई बार डिस्कस किया है, तो उस लाइन का कौन सी डिग्री की लाइन यहाँ से गुजरती है, इस बात को आप बताएंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच।